Welcome back to my YouTube channel. My name is Karishma and I'm here to present you one of the important topic of chapter number 3 business environment. सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आज in the continuity of the series कि dimension of the business environment क्या कहता है. Okay, so business environment means वो सारे factors जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है पर बिजनेस पे पूरी पूरी तरीके से असर करते हैं उनको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, सो देयर आर द सर्टेन काइंड ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. ओके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर. ओके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली जितने भी रेट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आया है, क्लियर. अभी अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आया है, कोई भी स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में चेंज आए हैं, ठीक है, क्लियर. अगर कोई या और यू कैन से दैट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, किसी भी फाइनेंशियल फैक्टर्स में कोई भी चेंज आए हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स में कोई भी चेंज आए हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कैटेगरीज में आते हैं. क्लियर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कैटेगरीज में आते हैं. ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स such as interest rate, okay, inflation rate, okay, which create huge which impact, okay, which impact our economic environment, or you can say our business environment comes in the category of economic environment. Okay, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी केस स्टडी आती है तो जिसमें भी अगर किसी रेट में चेंज हो रहा है या किसी भी फाइनेंशियल फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इसके एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का चेंज कैसे एक व्यापार पे असर करता है. ठीक है, एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट. ओके, कि भाई सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है. देखिए, भारत हो या कोई भी कंट्री हो, देयर आर द वेरियस फैक्टर्स, कस्टम्स और ट्रेडिशंस और वैल्यूज होते हैं, और वही कस्टम और ट्रेडिशंस और वैल्यू हमें बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन्हांस करती है या बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोशल एनवायरनमेंट की, इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स social custom tradition. Okay, social customs and traditions. क्लियर, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स है, बहुत सारे कस्टम्स है, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, और ये कह सकते हैं बहुत सारी सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी. ठीक है, क्लियर, बहुत सारी सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे मार्केट में क्या है, ट्रेंड्स हैं. ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या कहलाई जाती है, मार्केट में क्या है, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं. अब ये सारे सोशल फैक्टर्स और जो ट्रेंड है, ठीक है, जो मार्केट में पूरी पूरी तरीके से असर भी करते हैं या कह सकते हैं पूरी पूरी तरीके से मार्केट को पूरा पूरा होल्ड करके रखते हैं. कैसे होल्ड करके रखते हैं, एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे हम कि जैसे ही क्रिसमस आता है, तो आपने देखा होगा केक्स का जो एक ट्रेडिशन है, तो केक की डिमांड या मार्केट में केक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है. इसी तरीके से जब दिवाली आती है तो एक ट्रेडिशन है कि हम गिफ्ट्स देते हैं, तो मार्केट में गिफ्ट्स वैरायटी या गिफ्ट्स की जो रेंज है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. ओके, ठीक है, तो ये बात सबको समझ आए. अब ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेडिशंस हैं
वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। ओके, जो कोई भी ट्रेडिशन है, कोई भी ट्रेडिशन है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी ट्रेडिशन है और अगर कोई भी करें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अब हम आगे बात करेंगे वैल्यूज को लेके। ओके, सो वैल्यू जो है वो उस व्यापार को या उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या बनाती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है। कोई भी कस्टम और ट्रेडिशन अगर हमारे इंडियन सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी में अगर प्रिविलेज्ड है तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जनरेट करता है, और अगर हम उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, इसको एक मेक इट वैल्यूएबल बनाना चाहिए। एक सही एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे जब नवरात्रि डेज चलते हैं तो व्रत के खाने का एक ट्रेंड चलता है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो हमें व्रत का खाना देते हैं, तो वहाँ पर अगर वो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है तो उसके साथ साथ जो वैल्यू है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि जो भी हम वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही क्लीन और एज पर द व्रत के कस्टम्स के द्वारा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम ऐसे कह सकते हैं अगर कोई भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी इनोवेशन हो रहा है, या कह सकते हैं कोई भी अपग्रेडेशन हो रहा है, वो सारी कैटेगरी किसमें आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के केस में आते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बहुत सारे केसेस हैं सर यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो बुक्स हैं वो बेसिकली ई बुक में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ जो टिकटिंग है, जो हम टिकट विंडो टिकटिंग होती थी, अब ई टिकटिंग में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है, क्लियर। बहुत सारे जो पहले कभी एलसीडी और एलईडी होते थे, अब एलईडी जो है वो स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे साथ बने ही रहते हैं और मार्केट को डे बाय डे चेंज कर रहे हैं। ओके, सो ये आई होप कि ये दोनों टॉपिक दैट इज सोशल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप लोग को समझ आया होगा। बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट में अगर किसी भी केस स्टडीज में क्वेश्चन आ रहा है कि फेस्टिवल फैक्टर्स है या कुछ भी फैक्टर्स है जिससे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, आप लिखेंगे सोशल एनवायरनमेंट। और अगर किसी भी लाइन से केस स्टडी की किसी भी लाइन से ही पता चल रहा है कि जहाँ कोई साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट है, इनोवेशन है, तो आप वहाँ पे नोट करेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है, सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये कहता है अगर कोई भी कंट्री, चाहे कंट्री की पीस, उस कंट्री की पीस, उस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उस कंट्री की गवर्नमेंट का आउटलुक कैसा है, वो सब किस कैटेगरी में आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स जैसे पीस, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कैटेगरी में आते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आज आपको दूंगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल। 1985 में जब फर्स्ट टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उन्होंने सारी एमएनसीज कंपनी को कहा कि अपने अपने घर चले जाओ, जाओ भाई, अब हमें आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई। इकोनॉमी में
ना कोई प्रोडक्शन हो रहा था, ना कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, सारी एमएनसीज कंपनीज को भगा दिया गया। ठीक है, भगा दिया गया, जिससे क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी हो गई डाउन हो गई। इसी प्रॉब्लम के बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 मार्केट में आया। ठीक है, जो हमें 10th में भी पढ़ाया गया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो इकोनॉमिक्स का एलपीजी है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसको हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1985 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इस एमएनसीज कंपनी को भगा दिया, कहा कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बिल्कुल डाउन हो गई। चलिए, वो पहले की बात थी। अभी आगे की बात क्या है कि अब हमारी कंट्रीज में, हमारी पर्टिकुलर कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे वेरियस प्रोग्राम्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हुए, तो वो सब किस कैटेगरी में आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है। और एक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे हम सभी को पता है सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, तो सीरिया में अगर सिविल वॉर चल रहा है तो सब लोग एक दूसरे से लड़ो, क्या आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं, सॉरी, ये सारे फैक्टर्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल एनवायरनमेंट की। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि टू परफॉर्म अ बिजनेस इन आवर कंट्री यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मैंडेटरी टू फॉलो। ओके, कि भारत सरकार कहती है कि अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आपको हमारे फॉलो करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई मिस्टेक है कि आप जीएसटी फाइल क्यों कर रहे हो या आईटीआर क्यों कर रहे हो, भाई आपको ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लीगल ऑब्लिगेशंस के। जैसे अगर मार्केट में अल्कोहल, आई डोंट नो स्पेलिंग्स भी ठीक आ रही है नहीं, अगर मार्केट में अल्कोहल सेल आउट होता है तो बॉटल पे लिखा होता है कि अल्कोहल कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके भाई, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वो चीज़ बेच भी रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मैंडेटरी किया हुआ है। आप कोई भी सिगरेट का ऐड देख लीजिए, सिगरेट के ऐड में हमेशा नीचे लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग में कि कैंसर, सिगरेट पीने से कैंसर का रोग हो सकता है। तो ये सब किसमें आता है, सॉरी, लीगल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे जितने भी बेबी फूड होते हैं उसके नीचे हमेशा लिखा होता है मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी, मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी। तो ये सब किस कैटेगरी में आता है, लीगल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है। जीएसटी फाइल करना लीगल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है, आईटीआर फाइल करना भी लीगल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आई होप 5 जो मैंने पॉइंट बताए, स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, आप सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम नोट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन विद द टॉपिक, अब हम आगे बात करेंगे जो मैंने पहले बताया था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एज एन एग्जाम्पल को लेके, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ओके, सो जो अब हम आगे बात करें वो बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या कहता है, उसने हमें एक टर्म दिया दैट इज एलपीजी। एलपीजी दैट इज यू कैन से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। अब भाई लिबरलाइजेशन को हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम पीछे जाएं 11th में हमने एक इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा है। तो
11th में इम्पोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा है और हमें वेरियस स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, 17 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट, वेरियस इन द केस ऑफ इम्पोर्ट हमें 10 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो ये क्या है, सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है बिटवीन द ट्रेड ऑफ टू कंट्रीज। तो लिबरलाइजेशन ये कहता है रिमूविंग द अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, द अननेसेसरी trade restrictions between the two countries जो अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होते हैं दो कंट्री के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का बहुत ही हिंदी में मतलब समझाऊंगी कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। वो सिक इंटरप्राइजेस जो पब्लिक सेक्टर की हैं, जो गवर्नमेंट को वो रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सिक इंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर देती है। दैट इज कंसीडर्ड एज द प्राइवेटाइजेशन। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन को हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, role of private sector in the growth of the nation, that is known as privatization. Okay, क्लियर। हमने बात करी पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सो अब आगे हम बात करें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टर्म होता है जो हमने 10th के इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है। दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी with the world economy, integrating our economy with the world economy, that is known as globalization। बहुत ही सिंपल में मैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाऊंगी कि हम किसी भी अपनी कंट्री में किसी और कंट्री में जाके अपना सामान बेच सकते हैं और वो कंट्री हमारी कंट्री में आके अपना सामान बेच सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकती है। दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसको हम ग्लोबलाइजेशन कंसीडर करते हैं। ओके, सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई, विदेशी कंपनीज हमारी कंट्री में आए तो ऑब्वियसली कुछ इम्पैक्ट आया होगा इंडियन मार्केट पे या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे। सो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो बात करेंगे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट आया। ओके, बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज इन अ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो जैसे ही एलपीजी हमारे देश में आया तो बहुत सारे चेंजेस लेके आया। तो सबसे पहला जो चेंज लेके आया वो क्या है, लाया इंक्रीज कॉम्पिटिशन। ओके, इंक्रीज कॉम्पिटिशन सबसे बड़ा चेंज जो लेके आया वो लेके आया इंक्रीजिंग कंपटीशन और इंक्रीज कंपटीशन। हम एक बात कहेंगे कि लिबरलाइजेशन के आने से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स, ओके, लिबरलाइजेशन के आने से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में आ गए, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आ गए। जब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आ गए तो मार्केट में बने रहने के लिए उन्हें अपनी अपनी पॉलिसीज प्लान्स को बहुत ज़्यादा रिलायबल किया। जैसे ही वो रिलायबल किया तो मार्केट में सस्टेन रहने के लिए कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ओके, आप लोग ने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर्स में बहुत सारे बैंक हैं और सभी बैंकों के राजा कह सकते हैं एसबीआई है। कमर्शियल बैंक के राजा जो है वो एसबीआई है और एसबीआई का जो कह सकते हैं बहुत ही नेगेटिव इमेज भी रही है, बट सबसे ट्रस्टेबल बैंक रहा है भारत का। तो जैसे ही बहुत सारे प्राइवेट बैंक आए सच एज एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, ठीक है क्लियर, तो मार्केट में लोन को देने के लिए, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए
सारे पब्लिक सेक्टर्स के लिए कंपटीशन इंक्रीज किया, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है वो अपने कस्टमर को एज एन अटमोस्ट प्रायोरिटी डील करते हैं। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से बहुत सारा कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया। ठीक है, मोर कंपटीशन बढ़ गया। सेकंड, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ठीक है, मार्केट में बने रहने के लिए, चाहे ए प्रोडक्ट हो, चाहे बी प्रोडक्ट हो या सी प्रोडक्ट हो, उन्होंने अपने प्राइस को थोड़ा लो किया मार्केट में बना रहने के लिए, और उसके साथ साथ बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करी। तो कस्टमर्स भाई कहता है कि ये जो तुम जो चीज़ दे रहे हो वो बराबर वाला तो मुझे उससे और सस्ते में और बेहतर क्वालिटी का दे रहा है। तो कस्टमर क्या हो गए हमारे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, क्योंकि कस्टमर्स को नए नए ऑप्शंस मिलने लगे। जब नए नए ऑप्शंस मिलने लगे, बेहतर बेहतर ऑप्शंस मिलने लगे, गुड क्वालिटीज़ के ऑप्शंस मिलने लगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर तो डिमांडिंग होगा ही होगा। ओके, चलिए, ये थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट हुए इंडियन मार्केट के लिए, जैसे कंपटीशन बढ़ा और डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए। थर्ड जो आया वो आया रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, ठीक है, थर्ड जो बहुत बड़ा चेंज आया वो आया रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ भाई, जितनी भी एमएनसीज कंपनीज आई, सपोज करो वो एक्स टेक्नोलॉजी लेके आई, कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आई और कोई भी इंडियन कंपनी है ए, उसने देखा कि भाई इस टेक्नोलॉजी की वजह से उसके कस्टमर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ओके, उस टेक्नोलॉजी की वजह से उसके कस्टमर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ठीक है, सही बात है कि उसके कस्टमर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो भाई ए ने कहा कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो इम्पैक्ट मार्केट में पॉजिटिव आया, वो एक इम्पैक्ट आया कि रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी कैसे होने लगी, रैपिडली चेंज होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि अगर एमएनसीज कंपनीज वो टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट कैप्चर कर लेंगी तो भाई इंडियन कंपनीज का क्या होगा। तो इंडियन कंपनीज को ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। ओके, लास्ट पॉइंट मैं आपको यही बता देती हूँ, मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन क्या है, मार्केट ओरिएंटेशन क्या कहता है, वो ये कहता है ट्रेडिशनली अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, फिर हम चीजों को बेचते हैं, सेल। ठीक है, ये क्या है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करता है। इसी तरीके से अब हम जो आगे बात कर रहे हैं, बट अब चीजें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स उतना ही सामान बनाते हैं जितना कस्टमर्स की डिमांड है, और वैसा ही बनाते हैं जैसा कस्टमर चाहता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, अब क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन, पहले एनालाइज करते हैं मार्केट को, डिमांड को जानते हैं कितना प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो ये सारा इम्पैक्ट मार्केट पे आया इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के आने। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।